अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है हवस और लालच में घिरा हुआ बंदा हो जाता है आंखों से अंधा। अब्दुल शकूर भाई को बचाने गया, अपनी जान से हाथ धो बैठा। चीचा वतनी से आया अब्दुल शकूर के कत्ल का केस। तूने जाना है तो जा, मैंने नहीं जाना, चाहे मेरी जान ले ली। तो ठीक है, मर यहाँ पे अकेली, मैं भूखी यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। बात तो सुन। शौहर की बात ना मानी, गुनाहों की दलदल में फंस गई। देखिए मेरी कहानी में। तूने मुझे इन किन कामों में लगा दिया? जब इंसान की आंखों पर हिर्स और लालच की पट्टी बन जाए तो वो अपने सगे रिश्तों को भी भूल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ चीचा वतनी के नवाही गांव 47/12L में, जहां पीएचडी का तालिब इल्म अब्दुल शकूर अपने रिश्तेदारों की हिर्स और लालच की भेंट चढ़ गया। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। मादी चीजों की हवस इंसान का खून सफेद कर देती है और वो अपनों की पहचान भी भूल जाता है। यही हवस बढ़ते बढ़ते उसे उस हद तक पहुंचा देती है कि वो किसी अपने की जान भी लेने से दरेग नहीं करता। एक ऐसा ही वाकया पेश आया चीचा वतनी के नवाही गांव 47/12L में। कहानी शुरू होती है मोहम्मद असलम से, जो इसी गांव में रहता था अपने खानदान के साथ। 1978 में उसके बाप बरकत अली की वफात के बाद घोड़ी पाल मुरब्बा जमीन उसके नाम पर मुंतकिल हो गई। असलम ने उस जमीन में से 10 एकड़ जगह अपने दूसरे भाइयों के नाम कर दी ताकि वो उस पर खेती बाड़ी करके अपने लिए रोजगार के मौके पैदा कर सके। बकाया जमीन पर असलम ने काश्तकारी का काम शुरू कर दिया और उसके जरिए अपने घर का सिलसिला चलाने लगा। असलम के 12 बच्चे थे, जिनमें 7 बेटियां और 5 बेटे थे। असलम के बच्चों में उसका चौथे नंबर का बेटा अब्दुल शकूर सबसे ज्यादा मेहनती और ज़हीन था। अब्दुल शकूर को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अब्दुल शकूर तालीम हासिल करता रहा और बिलाखिर एमए कर लेने के बाद उसे करीबी गांव 54/12L के गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में उस्ताद की हैसियत से नौकरी मिल गई। अब्दुल शकूर ने एमए कर लेने के बाद भी तालीम का सिलसिला जारी रखा। वो पीएचडी करना चाहता था और इस मकसद के लिए उसने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में दाखिला भी ले लिया। अब्दुल शकूर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के अलावा अपने बाप और भाइयों के साथ मिलकर खेती बाड़ी भी करता। असलम ने हालात को देखते हुए अब यके बाद दीगरे अपनी 3 बेटियों की शादी कर दी। बेटियों की शादी करने के बाद असलम ने अब्दुल शकूर से कहा कि वो उसकी भी शादी करना चाहता है ताकि वो अपने लाडले बेटे के सर पर सेहरा देख सके। अब्दुल शकूर ने एक सादतमंद बेटे की तरह अपने बाप की बात मान ली और यूं असलम ने हड़प्पा के नवाही चक 178/9L के जिम्मेदार मोहम्मद शरीफ पटवारी की बेटी फातिमा को अपने बेटे के लिए चुना और 11 नवंबर 2012 को उसने बहुत चाव के साथ अब्दुल शकूर और फातिमा की शादी कर दी। अब्दुल शकूर और फातिमा हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। वो दोनों अपनी आइंदा जिंदगी को खुशियों से भरना चाहते थे, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि उनके साथ क्या होने वाला है और उनकी खुशियों को जल्द ही नजर लग जाने वाली है। अब्दुल शकूर के चचा अनवर, इसहाक
और अशरफ ने अपने बड़े भाई असलम से तकाजा किया कि वो उन्हें अपनी जमीन में से 2.5 एकड़ का रकबा दे दे। असलम ने अपने भाइयों से कहा कि वो उन्हें पहले ही 10 एकड़ जमीन का हिस्सा दे चुका है और वो मजीद जमीन उन्हें नहीं देगा। जमीन के इस मसले पर असलम और उसके भाइयों का आपस में झगड़ा हुआ और असलम ने थाने में अपने भाइयों के खिलाफ दरखास्त दी, मगर मुबैना तौर पर पुलिस ने सियासी दबाव की वजह से उन लोगों की मदद करने से इनकार कर दिया। पुलिस वाले को जानते थे, वो कहते थे साडे ते सियासी दबाव है, असीं तुहाडा कुछ नहीं कर सकते। मुबैना तौर पर पुलिस के कोई कार्रवाई ना करने की वजह से असलम और उसके भाइयों के दरमियान तनाज़ा बढ़ता गया और 5 जनवरी 2013 को असलम के भाई कुछ और लोगों को साथ लेकर जमीन पर कब्जा करने के लिए आ गए, मगर असलम और उसके बेटों की मज़ाहमत की वजह से वो लोग कब्जा करने में कामयाब ना हो सके। असलम ने इस सिलसिले में पुलिस के आला अफसरान को दरखास्त दी, मगर वहां भी उसकी दरखास्त पर कोई कार्रवाई करने की बजाय टाल मटोल से काम लिया गया। SP साहब हो गया, उन्होंने मार करती दरखास्त जी DSP दी मैं मिन्नतां कीतियां, उन्हें 5 दिनों की तरीक देती। असलम को इस बात का डर था कि पुलिस की तरफ से दादरसी न होने की वजह से ये झगड़ा किसी बड़े मसले की वजह न बन जाए। असलम का यही डर चंद ही दिन के बाद हकीकत के रूप में उसके सामने आ गया। 9 जनवरी 2013 को असलम का बेटा अब्दुल शकूर अपने PhD के मकाले के सिलसिले में बहावलपुर गया और दोपहर में वहां से वापस आकर अपने भाई जुल्फिकार के साथ खेतों में पानी लगाने के लिए चला गया। दोनों भाई अपने खेत में जाकर बैठे हुए थे कि उन्हें वहां पर ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई दी। जुल्फिकार ने अपने भाई अब्दुल शकूर से कहा कि मैं देख कर आता हूं कि ये ट्रैक्टर कौन चला रहा है। जुल्फिकार के जाने के कुछ ही देर बाद अब्दुल शकूर को गोली चलने की आवाज आई तो वो भागकर अपने भाई की तरफ गया। उसने वहां पर देखा कि उसके तीनों चचा अनवर, इसहाक, अशरफ और उसके कजन अली और शुएब मुसल्ला होकर खड़े थे और उसका भाई गोली लगने से जमीन पर पड़ा था। अब्दुल शकूर अपने भाई की जान बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उन लोगों ने उससे भी गोलियां मार दी। इसी दौरान अब्दुल शकूर की मां अपने एक मुलाजिम के बच्चे को साथ लेकर खेतों में अपने बेटों को देखने के लिए गई, मगर वो उसे वहां कहीं नजर नहीं आए तो उसने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ ही दूर उसे अपना बेटा जुल्फिकार जख्मी हालत में नजर आया। ਅਸੀਂ 4.5 किले कपाह फूलते गए, आवाज़ां दिंदे गए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 24 किले ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਮੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। जुल्फिकार की जख्मी टांग पर चादर डालकर उसकी मां अपने लाडले बेटे अब्दुल शकूर को देखने के लिए भागी तो कुछ ही फासले पर उसे अपने बेटे की लाश दिखाई दी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਚੀਕ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ कि वो बर्फ का ठंडा हो जाए। अपने जवान बेटे अब्दुल शकूर की लाश देखकर मां की दुनिया ही अंधेर हो गई। इस केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मुल्जिमान को तफ्तीश में शामिल किया। गिरफ्तार हो चुके मुल्जिमान मगर अभी तक नहीं हुआ चालान। चीचा वतनी से आया अब्दुल शकूर के कत्ल का केस और प्रोग्राम में आगे शामिल है शौहर की बात ना मानी, गुनाहों की दलदल में फंस गई। देखिए मेरी कहानी में
तूने मुझे इन किन कामों में लगा दिया? अब्दुल शकूर की लाश और उसके भाई जुल्फकार को जख्मी हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चीचावतनी मुंतकिल कर दिया गया। अब्दुल शकूर की मैयत तो पोस्टमार्टम के बाद उसके घर वालों के हवाले कर दी गई, मगर जुल्फकार की हालत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया। अब्दुल शकूर की बीवी फातिमा, जिसे शादी के 40 रोज के बाद अपने बाप की शफकत से महरूम होना पड़ा था, वो 2 माह से भी कम अरसे में अपने जीवन साथी के साथ अच्छी जिंदगी के ख्वाब आंखों में लिए बेवा हो गई। 21 दिसंबर को एक सानिया मेरे वालिद साहब की डेथ हुई, तो उसके बाद ये बड़ा सानिया जो मेरे काबिल सबसे बड़ी खुदा, मेरे पास अब अल्फाज ही काम है, क्या बयान कर सकती हूँ। अब्दुल शकूर के कत्ल और उसके भाई जुल्फकार को जख्मी करने के हवाले से थाना गाजियाबाद पुलिस ने मोहम्मद असलम की मुद्दत में कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत ताज़ीरात पाकिस्तान की 6 दफात के तहत मुल्ज़िमान अनवर, इसहाक, अशरफ, उनके बेटों और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डीपीओ साहिवाल मुंतजर मेहदी ने बताया कि इस केस में कुल 7 मुल्जिमान नामजद हैं और वो 7 इस वक्त शामिल तफ्तीश हैं, मगर उनके गुनाहगार या बेगुनाह होने के हवाले से कोई राय नहीं दी जा सकती। इसमें जो 7 के 7 मुल्ज़िमान हैं वो शामिल तफ्तीश हो चुके हैं। अभी उनकी हमने जो है गुनाहगारी या बेगुनाही के बारे में राय कायम नहीं की। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस केस को हम मंसूख कर लेंगे। मकतूल अब्दुल शकूर का भाई जुल्फकार पुलिस को इस पूरे वकूए का जिम्मेदार करार देता है और उसका कहना है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी को 1 महीना होने के बावजूद पुलिस ने अभी तक उनका चालान अदालत में पेश नहीं किया। इस कुआ जो हुआ उसका जिम्मेदार पुलिस है, जो अभी तक कुछ भी नहीं कर रही। अभी इस कुआ को पकड़े हुए, उनको मुल्जिमान को पकड़े हुए 1 महीना तो होने वाला है, लेकिन अभी तक उन्होंने ना उनका रिमांड किया है, ना असला बरामद किया है और ना कुछ और काम किया है। मोहम्मद असलम का कहना है कि उसका बेटा अब्दुल शकूर ही उसके बुढ़ापे का सहारा था, जिसे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। PhD करता सी मेरा बेटा, मेरी कनात ही उसी बुढ़े का मतलब बुढ़ापे का मेरा सहारा सीगा। वो मतलब फैर मार के ते उन्होंने मतलब कत्ल कर देता। अब्दुल शकूर के मुल्जिमान को सजा देने या ना देने का फैसला तो अदालत ने करना है, मगर इस कत्ल के लिए अब्दुल शकूर के कातिल ही नहीं बल्कि वो पुलिस एहलकारान और अफसरान भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई ना करके इस हादसे के सद्देबाब के लिए कुछ नहीं किया। पुलिस अगर वक्त पर कार्रवाई करती तो इस दर्दनाक वाक़े से बचा जा सकता था। एसपी मूसा अपील करता है डीपीओ साहिवाल से कि अब्दुल शकूर के कत्ल में मुलव्विस तमाम अफराद को जल्द गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और छानबीन करके मुल्जिमान की गिरफ्तारी में गफलत बरतने वाले तमाम पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इंसाफ का बोलबाला हो सके। मैं जा रहा हूं। ब्रेक के बाद देखिए, शौहर की बात ना मानी, गुनाहों की दलदल में फंस गई। देखिए मेरी कहानी में। तूने मुझे इन किन कामों में लगा दिया? जिस्म फरोशी का कारोबार रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह बढ़ती हुई गुर्बत है। इसके अलावा जबरी जिस्म फरोशी भी अपनी जगह मौजूद है,
जिसमें बहुत सी मजबूर और बेबस औरतें फंस जाती हैं। कहानी एक ऐसी ही लड़की की जिसे इस मकरू धंधे में जबरदस्ती धकेल दिया गया। मेरा नाम कनीज़ है। मैं मंडी बहाउद्दीन की रिहायशी हूँ। मेरा बाप किसी की ज़मीनों पर मेहनत मजदूरी करता था और कभी कभी मजदूरी ना मिलने की सूरत में सिर्फ अनाज के बदले भी काम कर लेता था। उसने मेरी शादी बरादरी में ही एक लड़के के साथ कर दी थी। मैं और मेरा शौहर सराज गांव से अच्छे मुस्तकबिल के लिए शहर आ गए थे, मगर पानी लाऊं? नहीं मिला कोई काम? नहीं, जैसे गया था वैसे उठ के आ गया हूँ। आज तो घर में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। रोज तो जाता हूँ काम पे, अब कोई काम ना मिले तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने बड़े हुनर सीखे हुए हैं। तो सीख ले लेते ना हुनर। पहले बाप के घर में फाके काटे और अब इधर भी वही चल रहा है। पहले कोई काम नहीं मिला, ऊपर से तू दिमाग खाना शुरू कर देती है। चल जा यहाँ से, चल चली जा। कहाँ चली जाऊँ? अगर कोई जगह होती ना तो कब की चली गई होती। आज फिर तुम्हें मैं यहाँ से भेज ही देता हूँ। ऐसी लड़ाई मार कुटाई अब रोज़ का मामूल बन गई थी। उसे काम मिलता नहीं था और वो उसका गुस्सा मेरे ऊपर निकालता था। मुसलसल बेरोज़गार रह कर उसने फैसला किया कि वो वापस गांव चला जाए। वहाँ और कुछ नहीं, पेट भर कर खाने को तो मिलता था। उसने मुझसे जाने की बात की, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती थी। ऐसे क्यों बैठी हुई है? सामान क्यों नहीं बांध रही? मैं नहीं जाना। क्यों? यहाँ पे तेरे लिए किसी ने कतलब में ताल के रखे हुए हैं। मासी बरकती आई थी, वो कह रही थी 2 दिन तक तुझे काम दिलवा दूंगी। तुम्हें कितनी मर्तबा कहा मासी बरकते की बातों में ना आया कर। तेरी दिमाग में कोई बात आती नहीं है। बड़ी होता वो। तो गाँव में क्या रखा है? वही साल साल के दानों की मजदूरी, तू खेतों में और मैं उनके घरों में काम कर कर के मर जाऊं। तो ठीक है, जो तेरे बाप ने फैक्ट्री बना के रखी है ना, मैं वो संभाल लेता हूँ जाके। बाप पे ना जाना, तूने जाना है तो जा, मैंने नहीं जाना, चाहे मेरी जान ले ले। तो ठीक है, मर यहाँ पे अकेली, मैं भूखी यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। बात तो सुन। सराज उस दिन मुझे छोड़कर घर चला गया और मैं मासी बरकते के घर आ गई। मासी बरकते हमारे गांव की ही रहने वाली थी और कुछ साल पहले रोज़गार की खातिर शहर आ गई थी। मासी ने कहा कि वो बहुत जल्द मुझे काम दिलवा देंगी और मैं इसी इंतज़ार में कि वो जल्द मुझे काम दिलवा देंगी उसके घर रहने लगी। लेकिन एक दिन मासी और कितना इंतजार करवाएगी? नया माल तो दिखा। व्यस्ता बोल, सुन लेगी। ले, और तेरे पिंजरे में आई हुई बुलबुल कभी उड़कर वापस गई है? ये तो है। वैसे तू कुछ ज्यादा बातें नहीं करने लग गया हैं? टुट पैना ना होए तो काम की बात कर, जे कोई है तो। काम की बात ही करने आया हूँ मासी। ये ले
बयाने की रकम है। सौदा करके आया हूँ उसका। ये की है वैसे तूने? पहली दफा टाइम पे काम की बात। 1 2 3 जीता रहे। 4 5 6 7 8 9 10। कनीज पुत्र जरा बाहर तो आ। जी मासी। ये वो हमारे पिंड में शरीफा नहीं है? कौन शरीफा? हाय हाय पुत्र, शरीफा माछण। और कौन? ये खैर से उसका पुत्र है। तुम्हारे लिए काम लब के आया है। अब तूने इसके साथ जाना है काम पे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये जान के साथ भाई लगाकर अच्छा नहीं किया तूने। राम नाल बैवे कनीज पुत्र, महसूस ना करी। इसकी बड़ी मखौल की आदत है, मखौलिया ना हो तो। जा मेरा पुत्र, तू जा तैयार हो, सदके जाऊं। कैसा माल है? सांवली है पर चलेगी। वे चलेगी नहीं, दौड़ेगी। वे ला इधर और सूटा ते लगवा। गुर्बत और अफलास की मारी कनीज के साथ आगे क्या हुआ, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, शौहर की बात ना मानी, गुनाहों की दलदल में फंस गई। देखिए मेरी कहानी में। इधर मर। गुर्बत और अफलास की मारी कनीज के साथ आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। उस दिन इरशाद मुझे अपने साथ काम पर ले गया। वो मुझे जिस घर में लेकर गया उस घर में कोई भी नहीं था। उसने मुझे वहाँ एक कमरे में बैठने को कहा और खुद चला गया। शाम तक मैं उस कमरे में बैठी रही। शाम को वो वापस आया तो तुम मुझे कब के यहाँ छोड़ के गए हुए हो और अब वापस आ रहे हो? ये कौन है? यही हैं तेरे मालिक, आज की रात के लिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बड़ी भोली लगती हो। कहाँ से पकड़ लाए हो इसे? आपके लिए ही लाया हूँ जनाब। खबरदार, अगर तुम दोनों में से किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं शोर मचा दूंगी। यहाँ तुम्हारा शोर कोई नहीं सुनेगा। खामखा गला ना बिठा लेना। इधर मर। इरशाद के लाए हुए आदमी ने मेरे साथ ज्यादती की। वो मुझे उसी कमरे में छोड़कर चला गया। सुबह इरशाद मेरे पास आया। उसने मुझे 5,000 रुपए दिए और अपने साथ फिर मौसी के घर पर ले गया। मौसी ने मुझसे कहा
करती? जाती तो कहाँ जाती? किसको बताती? किससे फरियाद करती? और फिर मैं मासी की बातों में आ ही गई, मगर दिन ब दिन मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। पूरे 10,000 भेज दिए तेरे घर, ये ले उनकी रसीद। मासी, तूने मुझे इन किन कामों में लगा दिया? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। घिन आती है मुझे अपने आप से। रोज नहाती हूँ, खुशबू लगाती हूँ, पर ये बदबू जाती ही नहीं। तू फिक्र ना कर, पहले पहले मुझे भी अपने आप से बदबू आती थी, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता इस बदबू की आदी हो गई। तू भी हौली हौली आदी हो जाएगी। हाँ, आदी हो जाएगी। कनीज की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, जो हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, शौहर की बात ना मानी, गुनाहों की दलदल में फंस गई। देखिए मेरी कहानी में। कनीज की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, आइए देखते हैं। मेरी हालत रोज बरोज खराब होती जा रही थी। पहले पहले मुझे ज्यादा पैसे मिलते थे, अब कम मिलने लगे थे। मेरी हालत अजीब सी हो गई थी, आंखें स्याह हो गई थी। पता नहीं किस तरह मेरे इस काम की खबर मेरे शोहर तक पहुंच गई। वो गांव से शहर आ गया। ये सब कुछ करने के लिए यहाँ ठहरी थी ना? आखिर अपनी औकात दिखा ही दी। तो मैं क्या करती? क्या करती मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। किया तो है ना। आज मैं तुझे जान से मारकर ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। खबरदार, अब बड्डा आया तो जान से मारने वाला है। मैं तो एक बार इसको हाथ लगा के देख, फिर देख मैं तेरे साथ करवाती क्या हूँ। बचेगी तो करवाएगी ना। आज मैं इसके साथ तुझे भी मार दूंगा। इनको तो तू बाद में मारेगा, आज पहले तेरी तबीयत मैं साफ करता। लाकर बड़ा आया, मासी बरकते को धमकियां देने वाला। तू क्यों रो रही? चुप कर, हौसला कर मेरी धी। अब नहीं आता क्या खोर कहीं का। मासी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मासी, मुझे इस काम से निकाल दे। ओ, इस काम से निकलेगी ना तब भूखी मरेगी तू। रोज रोज मरने से बेहतर है
देख मेरी बात सुन, और ये सारी बातें ना यहाँ आने से पहले सोचनी थी। यहाँ पे आने का रास्ता है और जाने का कोई रास्ता नहीं है। चल शाबाश अंदर चल, और ये ले पकड़ संभाल के रख दे और अपने काम पे ध्यान दे। मुझे रहम। इसके बाद मैंने पक्का फैसला कर लिया था कि मैं गुनाह के इस फंदे और मकरू धंधे से निकल जाऊंगी। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और फिर मैंने वहां से भागने का फैसला कर लिया। जिस रात मैंने भागने का फैसला किया उसी रात मुझे जाने दे मासी, मैं मजीद ये गुनाह नहीं कर सकती। ओ बेटी, हम तो तेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए थे, और तू के जा रही है। तू चली गई तो 10 लाख की पार्टी हाथ से निकल जाएगी हमारे। और क्या, हम तो तुझे दुबई भिजवाने वाले थे। अब तो मजे आने थे जिंदगानी के। नोटों में खेलना था तूने भी और हमने भी, और तू है के भाग रही है। और पुत्र, जिंदगी को एंजॉय कर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं ये धंधा और नहीं कर सकती। हट जा मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। वैसे कैसे जाने दे तुझे? मैं जानती थी, मुझे पता था तुम लोग ऐसे नहीं मुझे जाने दोगे। ये क्या कर रही है बेटी? खबरदार, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे बेटी कहा तो। अब मौत सामने देखकर बेटी। अच्छा, ऐसे तू चली जाएगी? हाँ? हाँ, जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। मैं नहीं जानती कि मेरा अंजाम क्या होगा, लेकिन मैं रोज रोज की मौत से एक भाई की मौत को गले लगा लिया था। मैं इस गंदी जिंदगी से तंग आ गई थी। मैं इस जिंदगी से निकल सकती थी अगर वो लोग मुझे जाने देते। मुझे आज पछतावा है तो सिर्फ इस बात का कि मैंने क्यों उनकी बात मान ली थी। ये काम पहले दिन ही किया होता तो आज मुझे अपने आप से और अपने जिस्म से नफरत ना होती। हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से कनीज जैसी न जाने कितनी ही लड़कियां जिस्म फरोशी के मजमूम धंधे का हिस्सा बन जाती है, या फिर उन्हें जबरदस्ती इसका हिस्सा बना दिया जाता है। एसपी मूसा अपील करता है अरबाब इख्तियार से कि जिस्म फरोशी के मजमूम धंधे से जुड़े तमाम अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए और कनीज जैसी मजबूर और लाचार औरतों के लिए बाइज्जत रोजगार के मौके फराहम किए जाए, ताकि कनीज की तरह आइंदा कोई लड़की अपनी जिंदगी तबाह ना कर बैठे।
अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है facebook.com/पुलिसफाइल। खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। मंगल के एपिसोड में देखिए, बहुत अच्छी चल रही थी जिंदगी, फिर होने लगी आवारा लड़कों से दोस्ती। बाप ने किया बुरी सोहबत से बचाने का फैसला, लाहौर के स्कूल में दिलवा दिया दाखिला। फूल नगर से आया गुलरेज की बुरी सोहबत के अंजाम का केस। ये पाकिस्तानी कितने बनेंगे? यही कोई 10 लाख रुपए। लालच होती है बुरी बला, शकूर की जिंदगी हो गई तबाह। देखिए मेरी कहानी में। खबरदार, हिलने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा।